हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है गुप्त राजवंश का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम इसके राजनीतिक इतिहास और प्रशासनिक इतिहास की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गुप्त राजवंश की राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। 300 से 600 शासन पूर्व के बीच का राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया है। गुप्तों के कुल अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, केवल इस आधार पर कि मनुस्मृति और विष्णु पुराण में इन शासकों के नाम के साथ गुप्त प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन्हें वैश्य वर्ग का माना जाता रहा है, किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि यह क्षत्रिय थे। यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि 300 से 600 के बीच का राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर ही तैयार किया गया है। और जहाँ तक गुप्तों के कुल तथा सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती है, केवल इस आधार पर कि मनुस्मृति और विष्णु पुराण के शासकों के नाम के साथ गुप्त प्रत्यय जुड़ा है, इसी आधार पर इन्हें वैश्य वर्ग का माना जाता रहा है, किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि यह क्षत्रिय थे। उनके ऐसा मानने का आधार यह है कि उनका वैवाहिक संबंध लिच्छवियों, जो क्षत्रिय थे, तथा नागराज परिवार, जिन्हें क्षत्रिय माना जाता है, के साथ था। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजवंश में हुआ था, जो ब्राह्मण थे। वैसे भी धर्मशास्त्र में स्वीकार्य अनुलोम विवाह के अंतर्गत ऐसा हो सकता था। गुप्तों ने अपने वंशावली में प्रथम दो गुप्त शासकों के रूप में महाराज गुप्त और महाराज घटोत्कच का उल्लेख किया है। यह स्पष्ट नहीं होगा कि वे स्वतंत्र शासक थे अथवा किसी शासक के अधीनस्थ शासक थे। यदि अल-ब्रूनी की तहकीके हिंद की माने, तब गुप्त अभिलेखों में तिथियों के लिए जिस संबंध का प्रयोग किया गया है वह 319 से 320 सहस्राब्दी से शुरू होता है। निश्चित रूप से यह तृतीय गुप्त शासक चंद्रगुप्त एक के राज्यारोहण, जो कि 319 से 335-36 सहस्राब्दी के राज्यारोहण का वर्ष था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसने ही गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। लेखों में उसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है, जो बाद में साम्राज्यवादी सम्राट का परिचायक बने। इस सम्राट से जुड़ी केवल एक घटना प्रसिद्ध है, वह इसका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह है। इस विवाह की स्मृति में जो सिक्के निर्गत किए गए वे या तो स्वयं चंद्रगुप्त एक के द्वारा कराए गए थे या उसके पुत्र समुद्रगुप्त के द्वारा कराए। इन सिक्कों के अग्रभाग पर सम्राट और रानी का चित्रांकन है तथा पृष्ठभाग पर सिंहासन रूढ़ एक देवी का, जिसके नीचे लिच्छव्य उद्धृत है। समुद्रगुप्त को लिच्छवियों के नाती कहा गया। लिच्छवियों का क्षेत्र नेपाल के तराई में स्थित था और गुप्तों के साथ उनका वैवाहिक संबंध यह बतलाता है कि उस समय तक उनका कुछ न कुछ राजनीतिक महत्व रहा होगा। यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त एक ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था और उनकी स्मृति के रूप में उन्होंने सिक्के निर्गत कराए थे, जिनके अग्रभाग पर सम्राट और रानी का चित्रांकन था और पृष्ठभाग पर सिंहासन रूढ़ एक देवी का चित्र था और नीचे लिच्छव्य उद्धृत किया गया। एक इलाहाबाद की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवियों के नाती कहा गया है। लिच्छवियों का क्षेत्र नेपाल की तराई में स्थित था और गुप्तों के साथ उनका वैवाहिक संबंध ये बताता है कि उनका कुछ न कुछ राजनीतिक महत्व रहा होगा। समुद्रगुप्त 350 से 370 सहस्राब्दी चंद्रगुप्त एक का उत्तराधिकारी था, जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों और सिक्कों से मिलती है। इनके विरुद्ध राजकुमार स्कंदगुप्त ने सफल कार्यवाही की। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही गुप्त सेना ने हुड़ों के एक आक्रमण को निरस्त कर दिया। गिरनार अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के एक सैन्य प्रतिनिधि पर्णदत्त ने अपनी देखरेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य करवाया। गुप्त साम्राज्य के पतन के अनेक कारणों में उनकी वाकटकों के साथ प्रतिद्वंदिता तथा हुड़ों द्वारा किए गए आक्रमण भी सम्मिलित थे। तो यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि जब स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था, उस शासनकाल में हुड़ों के एक आक्रमण को निरस्त कर दिया गया गुप्त शासनकाल द्वारा। और गिरनार अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के एक सैन्य प्रतिनिधि पर्णदत्त ने अपनी देखरेख में एक झील का कार्य कराया, मरम्मत कराई उस झील की। और गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे के जो कारण है उनमें से कहीं न कहीं वाकाटकों के साथ प्रतिद्वंदिता और हुड़ों द्वारा किए गए आक्रमण भी कुछ ऐसे कारण थे जो गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे।
अब यदि हम गुप्त राज्यों की प्रशासनिक संरचना की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें देश या भुक्ति कहा जाता था, जिसका शासन गवर्नर के अधीन था, जिन्हें उपरेक कहा गया है। उपरेक नामक अधिकारी की नियुक्ति सीधे सम्राट के द्वारा की जाती थी। वैशाली से प्राप्त एक मोहर में तीर भक्ति के उपरेक की चर्चा की गई है। विष्णुगुप्त के शासनकाल में निर्गत एक अन्य दामोदरपुर ताम्रपत्र में एक उपरेक की चर्चा है, जिसका नाम मिट गया है, किंतु उसकी उपाधियां महाराज भट्टारक तथा राजपुत्र दी गई हैं। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है कि किस प्रकार मौर्य काल में बने इस जलाशय का जीर्णोद्धार रुद्रदमन के काल में किया गया। इस अभिलेख में उद्धृत है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र के गोप्त्र यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया। पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को उस नगर के प्रशासन के रूप में नियुक्त किया जिस नगर में यह अभिलेख उत्कीर्ण था। इस अभिलेख से पिता के द्वारा पुत्र को प्रशासनिक दायित्वों के हस्तांतरण अथवा जलाशयों के निर्माण कार्यों में प्रांतीय शासन की भूमिका जैसे प्रशासनिक व्यवहारों का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुप्त साम्राज्य के प्रांत जिलों में बटे थे, जिसे विषय कहा जाता था। यह प्रशासनिक इकाई विषयपतियों के अधीन होती थी। सामान्य रूप से विषयपतियों की नियुक्ति प्रांतीय राज्यपालों के द्वारा की जाती थी। हालांकि गुप्त संवत 146 स्कंदगुप्त के शासनकाल में निर्गत इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। इसमें यह वर्णन मिलता है कि अंतर्वेदी, जिसमें इंदौर या कन्नौज के विषयपति शर्वनाक की नियुक्ति के पीछे स्वयं सम्राट की प्राथमिकता थी। गुप्त सम्राट की सहायता के लिए एक सशक्त मंत्री परिषद का अस्तित्व था। इलाहाबाद प्रशस्ति में जिस सभा का उल्लेख है वह दरअसल इसी मंत्री परिषद की ओर इशारा करता है। उच्च पदाधिकारियों में संधि विग्राहक और महासंधि विग्राहक का भी स्थान था, जो विदेशी तथा अन्य राज्यों से संबंध, युद्ध की घोषणा और समाप्ति अथवा संधियों का संचालन करते थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के कृतिकार हरिशेन अन्य दायित्वों के साथ साथ संधि विग्राहक का दायित्व भी संभालते थे। उदयगिरी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहक वीरसेन शब्द के विषय में वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह एक कवि भी थे। इन दोनों अभिलेखों के आधार पर ऐसा लगता है कि संधि विग्राहक के पद पर बैठने वाले अधिकारी मात्र प्रारूप का नहीं बल्कि कहीं अधिक क्षमताओं के धनी होते थे। 300 से 600 सहस्राब्दी के बीच अनेक अभिलेखों में दंडनायक और महादंडनायक का उल्लेख है, जो उच्चस्थ न्यायिक और सैन्य अधिकारी थे।